Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में जाना था। आज का अपना विषय है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब देखते हैं दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने हमारी शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए। देखिए दोस्तों, आज़ादी से पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी वो अंग्रेजी प्रशासन के अनुसार थी। उसको भारतीय नागरिकों के अनुसार बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग की आवश्यकता हुई और इस आयोग ने शिक्षा के बारे में सुधार बताए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन करने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जांच करने तथा उसके पुनर्गठन के लिए सुझाव देने के लिए की। आयोग के अध्यक्ष ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे, इसलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन के लिए कुछ सिफारिशें की जो निम्न प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और उनके नाम पर ही इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। यह आज़ादी के तुरंत बाद इस आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने हमारी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए अपनी सिफारिशें की कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन करने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। माध्यमिक नाम से ही विदित है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। अब माध्यमिक शिक्षा के इन्होंने क्या उद्देश्य बताए कि क्या उद्देश्य होना चाहिए हमारी शिक्षा व्यवस्था का। संविधान में निर्देशित गणतांत्रिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के 4 उद्देश्य बताए हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो संविधान है वो गणतांत्रिक संविधान है और उसी की आवश्यकता के अनुसार गणतांत्रिकता को ध्यान में रखकर ही माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 4 उद्देश्य बताए। छात्रों में गणतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जो छात्रों को गणतांत्रिक नागरिक बनाए तथा उनकी भावनाओं में गणतांत्रिकता का विकास करे। सेकंड, छात्रों में व्यावसायिक क्षमता का विकास करना। देखिए दोस्तों, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सफल वही माना जाएगा जो शिक्षा प्राप्त करके व्यवसाय चुन सके और अपना व्यवसाय प्राप्त कर सके, तभी व्यक्ति को सफल माना जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि छात्रों को व्यावसायिक क्षमता का विकास करना हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। छात्रों में व्यावसायिक क्षमता का विकास हो, ऐसा इन्होंने बताया। थर्ड, छात्रों में व्यक्तित्व का विकास करना। देखिए दोस्तों, चाहे शिक्षा प्राचीन कालीन हो, चाहे वैदिक कालीन हो, चाहे बौद्ध कालीन शिक्षा हो, सभी में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का तथा सर्वांगीण विकास करना प्रमुख कार्य माना गया है। और यहाँ भी माध्यमिक शिक्षा आयोग में भी यह बताया गया कि छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना। देखिए दोस्तों, शिक्षा के द्वारा ही नेतृत्व के गुण पैदा होते हैं, तभी एक सफल नेता बन सकता है विद्यार्थी। तब वो शिक्षित हो तथा शिक्षा के माध्यम से ही सफल
नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाना संभव है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह भी सिफारिश की कि हमारी शिक्षा पद्धति तथा हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र में नेतृत्व के अधिक से अधिक गुणों का विकास करे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन्होंने पाठ्य पुस्तकों के बारे में बताया कि हमारी पाठ्य पुस्तकें किसके द्वारा निर्धारित की जाएं, किस प्रकार की होनी चाहिए, उनके जो पहले पाठ्य पुस्तकें चलती थी उनमें क्या परिवर्तन होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकें चलती थी उनका स्तर ऊंचा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए और उसी के निर्देशन में पाठ्य पुस्तक से संबंधित कार्य होने चाहिए। एक विषय में एक पाठ्य पुस्तक निर्धारित करने के स्थान पर पाठ्य पुस्तकों की पर्याप्त संख्या निश्चित की जानी चाहिए। विद्यालयों को इन पाठ्य पुस्तकों में से किसी एक को चुनने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया कि एक विषय के लिए विभिन्न पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। ये नहीं कि एक विषय के लिए केवल एक ही पाठ्य पुस्तक हो। पाठ्य पुस्तकों की संख्या भी पर्याप्त होनी चाहिए और जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें से एक पाठ्य पुस्तक चुनने का अधिकार विद्यालय को दिया जाना चाहिए ताकि विद्यालय अपने अनुसार पाठ्य पुस्तक का चयन कर सके और विद्यार्थियों को उसका अध्ययन करवा सके। नेक्स्ट, स्फूर्तिपूर्ण शिक्षण विधियां। देखो दोस्तों, इन्होंने ऐसी शिक्षण विधियों की बात की जो विद्यार्थी को स्फूर्ति पैदा करती हो, विद्यार्थी को सशक्त बनाती हो, विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करने में आसानी महसूस हो, ऐसी शिक्षण विधियों की इन्होंने बात की। स्फूर्तिपूर्ण शिक्षण विधियां, क्रिया विधि एवं योजना विधि को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। एक बच्चा करके सबसे ज्यादा सीखता है, एक प्लानिंग के द्वारा कार्य को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, तो इन्होंने दोनों विधियों को ही महत्वपूर्ण माना है। प्रभावी शिक्षण विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनात्मक विद्यालयों की विभिन्न स्थानों पर स्थापना की जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने दोनों विधियों को शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना, क्रिया विधि और योजना विधि, है ना। और इन्होंने कहा कि छात्रों को इन विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए छात्रों में प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनात्मक विद्यालयों, जब हम इन विधियों के द्वारा हमारी शिक्षा का प्रदर्शन करेंगे और प्रयोग करेंगे और ऐसे ही विद्यालयों की स्थापना पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए। जगह जगह पर ऐसे विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए जो छात्रों को सशक्त बनाए तथा शिक्षा ग्रहण करने में आसानी हो सके, तो इन्होंने इन विधियों को उपयुक्त माना। नेक्स्ट, धार्मिक शिक्षा। देखिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी धार्मिक शिक्षा की बात की है और पिछले वीडियो में विश्वविद्यालय आयोग द्वारा भी धार्मिक शिक्षा की सिफारिश की गई। आयोग का विचार है कि चरित्र के निर्माण में धार्मिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, अतः उसने धार्मिक शिक्षा संबंधित निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन तथा बौद्धकालीन शिक्षा में भी बताया गया कि धार्मिक शिक्षा तथा आध्यात्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है। बच्चे को आध्यात्मिक बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है और एक अच्छा नागरिक तभी बन सकता है जब उसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त होगी, धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त होगी। तो इसलिए इस आयोग में भी धार्मिक शिक्षा की सिफारिश की गई। धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है। इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो शिक्षा के केंद्र है विद्यालय, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
सेकंड, धार्मिक शिक्षा विद्यालय के शिक्षण समय के से पहले या बाद में दी जानी चाहिए। शिक्षण समय जो है उसमें केवल शिक्षण कार्य ही होगा। यदि धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो वो शिक्षण के समय से पहले या बाद में दी जानी चाहिए, शिक्षण समय में नहीं दी जानी चाहिए, इन्होंने अपनी सिफारिश में बताया। थर्ड, धार्मिक शिक्षा छात्रों के अभिभावकों की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही दी जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने तो कह दिया कि धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन किसी अभिभावक की अनुमति नहीं है कि हमारे बच्चे को विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके लिए धार्मिक शिक्षा देने से पहले उनके अभिभावकों की अनुमति प्राप्त करना जरूरी है, आवश्यक है, तभी आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो। नेक्स्ट, चरित्र निर्माण की शिक्षा। देखिए दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख कार्य चरित्र निर्माण करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना बताया गया है। इसलिए इन्होंने भी कहा कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक में तथा छात्र छात्राओं में उनके चरित्र का निर्माण कर सके। आयोग ने चरित्र निर्माण की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया और निम्नलिखित सुझाव दिए। छात्रों में उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करने के लिए उनमें और शिक्षकों में घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। देखिए दोस्तों, एक छात्र और अध्यापक का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है ना? तो एक छात्रों में अच्छा अनुशासन उत्पन्न करने के लिए या अनुशासन की भावना का विकास करने के लिए दोनों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना आवश्यक है, तभी एक अच्छे अनुशासन का विकास हो पाएगा, अनुशासन की भावना का विकास हो पाएगा। अन्यथा अध्यापक और शिक्षक में घनिष्ठ संबंध नहीं है तो न तो अनुशासन की भावना का विकास हो पाएगा, न ही अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। इसलिए दोनों में घनिष्ठ संबंध का होना अति आवश्यक है। विद्यालयों में स्वयं शासन प्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, विद्यालय एक अपने अनुसार शासन प्रणाली कर सके, अपने अनुसार विद्यालय को व्यवस्थित कर सके, इसलिए विद्यालय को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसा इस आयोग में सुझाव दिया गया। नेक्स्ट, निर्देशन और परामर्श। देखिए दोस्तों, निर्देशन और परामर्श दोनों ही बहुत जरूरी है। आज आधुनिक युग में निर्देशन और परामर्श प्रत्येक छात्र छात्रा को मिलना बहुत जरूरी है। निर्देशन और परामर्श सही समय पर नहीं मिलता है तो उसके अंजाम और कुछ हो जाते हैं। एक सही दिशा में जाते हुए भी छात्र छात्रा भटक सकते हैं, इसलिए उनको उचित निर्देशन परामर्श उचित समय पर मिलना जरूरी है। तो आयोग ने इसके लिए सुझाव दिए। छात्रों को व्यवसायों के विषय में सूचना देने के लिए विद्यालय में समय समय पर जीविकोपार्जन सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया कि छात्रों को व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी देने के लिए, उन्हें सूचना देने के लिए समय समय पर विद्यालय में जीविकोपार्जन सम्मेलनों का आयोजन करें, ताकि छात्र छात्राएं उनसे सीख सके और अपने व्यवसाय को चुनने में उनको आसानी महसूस हो सके। सेकंड, विद्यालयों में निर्देशन अधिकारियों और जीविकोपार्जन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए और आयोग में सुझाव दिया गया कि विद्यालय में निर्देशन अधिकारियों और जीविकोपार्जन शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए, जो समय समय पर अपने कार्यों का ध्यान रखें और बच्चों को समय समय पर व्यवसाय से संबंधित सूचना देते रहें और उनको निर्देशित करते रहें। थैंक यू दोस्तों।